स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पिछले दिनों एक बार फिर माओवादी हमला हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान मारे गए। ऐसा देखने में आया है कि माओवादी लगभग हर साल टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन्स के तहत ऐसे हमले फरवरी से जून के बीच करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र के सहयोग से माओवादियों के खिलाफ पिछले कई साल से चलाए जा रहे कैंपेन के बावजूद माओवादी हमले आए दिन होते रहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। आज के न्यूज़ एंड व्यूज़ के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नक्सल या माओविस्ट कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास पर नज़र डालें तो इसकी शुरुआत 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी में किसानों के वायलेंट प्रोटेस्ट के रूप में हुई थी। इसे लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि शुरुआत में इस मूवमेंट या कॉन्फ्लिक्ट को बहुत सफलता मिली, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेट रिस्पांस ने लेट 60s और फिर 70s में इसे कुछ कंट्रोल कर लिया। 1980 के बाद इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक बार फिर जोर पकड़ा। इंडियन पॉलिसी मेकर्स इसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत गंभीर और बड़ा खतरा मानने लगे, और बात जब इसके इम्पैक्ट की आई तो चर्चा की जाने लगी कि इसका इम्पैक्ट कश्मीर में एक्सटर्नली फंडेड टेररिस्ट मूवमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसीज से भी ज़्यादा व्यापक है। माओइस्ट मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव वायलेंस और मास मोबिलाइजेशन के जरिए भारत के डेमोक्रेटिक स्टेट स्ट्रक्चर को उखाड़ फेंकना है। वे इसे भारत में न्यू डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन का नाम देते हैं, यानी भारत में ही एक अल्टरनेटिव स्टेट स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना जो नेपाल से सेंट्रल इंडिया होता हुआ साउथ इंडिया तक फैला है। नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है और जिसे नक्सलिज्म की चर्चा के दौरान रेड कॉरिडोर नाम से जाना जाता है। अब इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए नक्सलाइट्स को लोकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वे लोगों को जल, जंगल और ज़मीन के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और उन्हें न्याय देने के लिए संगम और जन अदालत जैसी उनकी कमेटियां बनी होती हैं। हालांकि 2010 के बाद से इस माओविस्ट वायलेंस में 77% की कमी आई है। इसकी वजह माओविस्ट स्ट्रांग होल्ड्स में सिक्योरिटी फोर्सेस की मजबूत पहुंच, उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सबसे ज़रूरी युवाओं का माओइस्ट आइडियोलॉजी से मोह भंग होना या उन्हें इससे दूर करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में माओइस्ट का प्रभाव अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है। हाल के दिनों में एक नया टर्म काफ़ी पॉपुलर हुआ है, अर्बन नक्सलिज्म। दरअसल नक्सलाइट्स या माओवादियों द्वारा अर्बन एरियाज जैसे टाउन्स और सिटीज़ में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनके लिए इस टर्म का प्रयोग किया जाता है। सीपीआई माओविस्ट के अनुसार चूंकि शहरी इलाके इंडस्ट्रियल प्रोलिटेरिएट के कंसंट्रेशन के मेन सेंटर्स होते हैं, इसलिए ये न्यू डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन के लिए ज़रूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माओविस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि अर्बन नक्सल लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मोबिलाइज और ऑर्गेनाइज करने और उन्हें रूरल एरियाज में लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे एग्रेरियन रिवोल्यूशन के लिए माहौल बनाने में मदद मिलेगी। अर्बन एरियाज में माओविस्ट की एक्टिविटीज़ में लीडर्स और कैडर के लिए सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था करना, मीटिंग्स के इंतज़ाम करना, अंडरग्राउंड स्क्वाड के जरिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, इंडस्ट्री या दूसरी जगहों से युवाओं को इकट्ठा करना और उनकी भर्ती करना जैसे काम शामिल हैं। सवाल उठता है कि शहरी इलाकों में आखिर ये सब कैसे संभव होता है? तो इसका जवाब है कि अर्बनाइजेशन की अपनी कुछ कमियां हैं। इसी का फ़ायदा माओविस्ट भी उठाते हैं। इसके अलावा अर्बन इंटेलेक्चुअल्स और मिडिल क्लास में भी उनके लिए सिंपैथी और सपोर्ट मिल जाता है। इसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं। लेट 1960s और अर्ली 1970s को छोड़ दिया जाए तो लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बहुत हद तक एग्रेरियन यानी खेती किसानी करने वालों के बीच तक ही सीमित था। उस समय इसका मकसद रूरल इलाकों में डिसकंटेंट और मिसगवर्नेंस के खिलाफ लोगों को भड़काकर अपने मकसद में कामयाब होना था। इसके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं जहां सरकार अप्रभावी हो जाती है, यानी वहां विकास कार्यों में बाधा पहुंचाई जाती है। लैंड सीलिंग लॉज को लागू करने में देरी या टालमटोल, लैंड सीलिंग लॉज से कुछ लोगों को मिली छूट, समाज के ताकतवर लोगों द्वारा गवर्नमेंट और कम्युनिटी लैंड्स पर एनक्रोचमेंट करना, लैंडलेस पुअर्स के जोतने लायक पब्लिक लैंड का न होना, 5th शेड्यूल में ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल्स को बेचने से रोकने के लिए कमज़ोर कानूनों का होना या फिर उन कानूनों का पुअर इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेडिशनल लैंड राइट्स को रेगुलराइज न करना,
जिस लैंड का इस्तेमाल ट्राइबल्स ट्रेडिशनली कर रहे हैं उस ज़मीन से उन्हें बेदखल करना। इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स के कारण ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट भी बहुत हुआ है, लेकिन उनके रिहेबिलिटेशन के प्रयास ठीक ढंग से नहीं किए गए हैं। पब्लिक पर्पसेस के नाम पर बड़े पैमाने पर लैंड एक्विजिशन करना, रिहेबिलिटेशन और कंपेंसेशन के इंतज़ाम ठीक से न होना, लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करप्शन, ट्राइबल्स को ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से दूर करना और किसी अल्टरनेटिव वर्क अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ाम न होना, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में ट्रेडिशनल राइट्स से वंचित रखना। इसके अलावा ट्राइबल्स का सोशल एक्सक्लूजन भी नक्सलिज्म के पीछे बहुत बड़ा कारण है। उन्हें सम्मान न देना और कुछ इलाकों में अभी भी अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स का बने रहना भी इसके लिए जिम्मेदार है। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन, एट्रोसिटीज़ के प्रिवेंशन और बॉन्डेड लेबर के एबॉलिशन के लिए स्पेशल लॉज का पुअर इम्प्लीमेंटेशन, इसके अलावा करप्शन, प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी बेसिक सर्विसेज का न मिलना, कई बार पुलिस का पावर्स का मिसयूज़ और कानूनों का खुला उल्लंघन भी इन सब की वजह बनता है। कहा जाता है कि क्राउड एंड ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन यूनिट के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो है लीडरशिप का। इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जब फाइटर्स नहीं बल्कि लीडर्स ने युद्ध जीते हैं। सुन त्सू के शब्दों में कहें तो ग्रेट रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड विद स्मॉल फोर्सेस प्रोवाइडेड दोज लीडिंग देम आर स्किल्ड एट वॉर। यानी छोटे फोर्सेस से भी बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं बशर्ते उन्हें नेतृत्व देने वाला कुशल या स्किल्ड है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस अभियान में जिन सुरक्षा बलों को लगाया जाए वो स्किल्ड तो हो ही, उन्हें सक्षम नेतृत्व भी मिले। सिक्योरिटी फोर्सेस को लीड करने वाले भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले होने चाहिए, न कि दूर से सिर्फ आदेश देने वाले। ग्राउंड पर सीआरपीएफ को इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स लीड करते हैं। अब यहाँ ये जानना दिलचस्प होता है कि यदि कोई कमांडर लड़ाई लड़ने के लिए बनी प्रीमियर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स को लीड करने के लिए ही ट्रेंड नहीं है तो फिर वो लीडरशिप कैसे देगा? ये तो एक तरह से डिजास्टर को इनवाइट करने जैसी स्थिति हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जो अनस्किल्ड लीडर्स हैं उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। स्ट्रेटजिकल फाइट की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। टी.ई. लॉरेंस कहते हैं कि गुरिल्ला युद्ध संगीन आरोप से कहीं ज़्यादा साइंटिफिक है। माओ का कहना था जो लोग बिना किसी मेथड के लड़ते हैं उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर की कोई समझ नहीं होती। इसीलिए जब भी लड़ो तो एप्रोप्रिएट मेथड और प्लानिंग से लड़ो। मतलब लड़ाई की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, सरप्राइज, मोबिलिटी एंड स्विफ्ट एक्शन और डिसिप्शन यानी धोखे से हमला करने जैसी ट्रेनिंग्स शामिल हों। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी से फोर्सेस लेस इनोवेटिव हो जाती है। इसीलिए ब्रॉड गाइडलाइंस के कारण एसओपीज़ कुछ समय बाद इफ़ेक्टिव नहीं रह जाती। इसीलिए सिक्योरिटी पर्सनेल का रिस्पांस टाइम और परिस्थिति के साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। गुरिल्ला वॉर के लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल होता है, ड्रिफ्ट लाइक वाटर एंड इवेपोरेट लाइक गैस, यानी पानी की तरह बहो और गैस की तरह गायब हो जाओ। कई बार देखा गया है कि अटैक करने में माओइस्ट सफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इलाके और सिक्योरिटी फोर्सेस की पोजीशंस की अच्छी खासी समझ होती है। ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस इलाके में कहां और कौन सा खतरा मौजूद हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और कि सीएपीएफ जवानों की तैनाती डिप्टी कलेक्टर या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा की जाती है, जबकि इन लोगों को इस बात की जानकारी बहुत कम होती है कि टैक्टिकल यूनिट कैसे काम करती है। ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी फोर्सेज में एक तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेज में यूनिटी और कोऑर्डिनेशन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हर हाल में बनाए रखना चाहिए। फोर्स की काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट्स को अलग किया जाना चाहिए। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर यूनिट्स में स्पष्ट अंतर होना चाहिए। दोनों यूनिट्स में लगे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसे एक्सपर्टाइज एंड एक्सीलेंस के साथ तैयार किया जा सकता है और प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर भी यही कहता है। और नक्सलिज्म जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर से निपटने के लिए इंटेलिजेंस का रोल भी बहुत अहम होता है। सीआरपीएफ को ब्लेम करना तो आसान है, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये समस्या पुअर इंटेलिजेंस से ही शुरू होती है। बहरहाल ऐसा बहुत कम देखा गया है कि फोर्स से किसी समस्या का कोई परमानेंट समाधान निकल सके। फोर्स का उपयोग रिकॉन्सिलिएशन और सरेंडर के लिए ही हो सकता है।
इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो रिकंसिलिएशन के लिए एनजीओज और सिटीजन कमिटीज को भी शामिल करें। हर स्तर यानी पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल, करप्शन फ्री और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जिसका नियमित तौर पर सोशल ऑडिटिंग होती है। लोगों की शिकायतें सुनी जानी चाहिए और उनका निस्तारण होना चाहिए, और लोकल पॉपुलेशन को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा से बचने के लिए अवेयर करना चाहिए और उनका भरोसा जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।